फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर क्लास 10th का। इसमें जो पहला टॉपिक आपको समझना है वो है सिमिलर फिगर। ठीक है, तो सिमिलर फिगर होता क्या है ये जानने के लिए आपको बस दिमाग में एक ही चीज रखना है, सेम शेप। शेप कैसा हो, एक जैसा हो, सेम हो। ठीक है, सेम शेप बट डिफरेंट क्या होना चाहिए, साइज डिफरेंट हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एग्जाम्पल लिए सर्कल, ये दोनों बनेंगे, सेम शेप है बट साइज क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या बोले जाएंगे, सिमिलर बोले जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगल आप ले सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल एक दिखा दिया, एक बड़ा ट्राइंगल दिखा दिया। ठीक है, ये भी क्या है, सिमिलर। ठीक है, तो अगर ट्राइंगल के बारे में बात किया जाए कि अगर नेमिंग कर लें कि ए बी सी, यहाँ पे कह लें पी क्यू आर, तो ये सिमिलर हुए। ट्राइंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो कैसे नोटेशन दिया जाएगा, इसको नोट करने का तरीका है कि आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये सिंबल देंगे सिमिलर के लिए। कॉन्ग्रुएंसी भी आपने 9th में पढ़ लिया है, उसमें क्या होता है, सेम शेप सेम साइज, यानी साइज भी सेम हो, उस कंडीशन में हम बोलते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए अब प्रॉपर वे में आते हैं कि सिमिलर फिगर आप जान गए, अब देखा जाए सिमिलर ट्राइंगल क्या होते हैं। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए आप लिखेंगे कि टू ट्राइंगल्स ए बी सी, यही नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सेड टू बी सिमिलर। ठीक है, इफ कंडीशन क्या है, इफ फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, दो ट्राइंगल सिमिलर बोले जाएंगे अगर वो कुछ कंडीशन को फॉलो करें। कौन सा कंडीशन है, तो पहला कंडीशन है कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब हुआ कि जैसे हम इनको बोले हैं ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो अगर इनका एंगल ए हम सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे वाले का एंगल पी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एंगल क्यू होना चाहिए, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R होना चाहिए। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, आर प्रोपोर्शनल, जो भी आप कहेंगे। ठीक है, तो आप दूसरा कंडीशन कि द रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, उनके कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ दैट मीन्स कि अगर इनका हमने साइड लिया ए बी, तो इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू, और ये रेशियो इक्वल होना चाहिए इसके। अगर हमने यहां से लिया बी सी, तो इनका क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर, और अगर इनका ले लिया ए सी, फर्स्ट एंड लास्ट, तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, पी आर। ऐसा होना चाहिए। अगर दो ट्राइंगल में कहीं ऐसी चीजें मिलती हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है, तो दे मीन्स दीज टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी क्या बोले जाएंगे, सिमिलर। लेकिन
सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि हम प्रूफ करने जाएंगे तो सारे एंगल भी इक्वल दिखाएंगे, ठीक है, या सारे साइड का रेशियो दिखाएंगे, दोनों कंडीशन को नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ट्रिपल है, केवल 3 ही साइड का रेशियो इक्वल है तो हम बोल देंगे सिमिलर है, ठीक है। केवल 2 एंगल इक्वल है तो यानी तीनों एंगल इक्वल हो गए। जब 2 एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा, तो यानी उसको हम बोलते हैं ट्रिपल ए या डबल ए बोलते हैं। और एक होता है साइड एंगल साइड, ठीक है, SAS, तो उसमें 2 एंगल का 2 साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और उनके इंक्लूडेड एंगल, उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम ऐसे 3 केस दिखा के क्राइटेरिया हम सिमिलर दिखा देंगे। लेकिन अभी सिमिलर दिखाने से पहले हम लोगों को एक टॉपिक और क्लियर करना है जो कि इस नाम से जाना जाता है थेल्स थ्योरम, ठीक है, या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पहले आपको थेल्स थ्योरम बताते हैं, ठीक है, कि थेल्स थ्योरम है क्या, फिर उसके बाद उसका प्रूविंग देखते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, तो हम लोग आते हैं BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग जानते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। पहले इसके स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मतलब ये है कि ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जब आपको आएगा एग्जाम में प्रूफ करने के लिए तो यही स्टेटमेंट ही वहाँ पे एज अ क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आपको उसको देख करके गिवन लिखना पड़ेगा और गिवन के बाद से आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले स्टेटमेंट समझिएगा। स्टेटमेंट मैं अपने लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर आप फिगर बना कर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द साइड, मतलब ट्राइंगल के किसी एनी पॉइंट से एक पैरेलल लाइन आप ड्रा करिए, ठीक है, टू द एनी सेकंड साइड, किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा करिए। इट विल इंटरसेक्ट द थर्ड साइड, तो ये थर्ड साइड को कहीं कहीं थर्ड इंटरसेक्ट करेगा। देन द रेशियो जो इंटरसेक्ट होगा, तो देन द रेशियो ऑफ द फर्स्ट जहाँ से वो उसने ड्रा किया और जहाँ पे कट किया वो रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको ऐसे समझिए, आप स्टेटमेंट अपने बुक से देख लेंगे, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझ जाइए। कह रहा है कि इफ अ लाइन ड्रॉन, अगर आपने कोई लाइन ड्रा किया पैरेलल टू द एनी सेकंड साइड, मान लीजिए आपने यहाँ से एक लाइन ड्रा किया, इसके पैरेलल ड्रा किया, तो इसके पैरेलल ड्रा किया, ठीक है, ये आपने पैरेलल लाइन ड्रा किया। कहाँ पे कट किया, तो थर्ड साइड पे जाके पे कट किया। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, ठीक है, प्रूफ करना है कि AD बाई BB इक्वल टू क्या होना चाहिए, AE बाई EC होना चाहिए, यही प्रूफ करना है, ठीक है। क्लियर हो गया स्टेटमेंट, ओरली पढ़ लिया कि किसी ट्राइंगल में अगर एक लाइन किसी एक साइड से अगर दूसरे साइड के पैरेलल ड्रा करिए तो तीसरे साइड को कट करेगा। तो आप ये जो दोनों पॉइंट जहाँ पे कट कर रहे थे इनका रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। बस इतना ही प्रूफ करना है। गिवन में आप क्या बताएंगे, अगर आप गिवन लिखते हैं तो ठीक है, तो आप यहाँ पे गिवन बता देंगे, कि DE क्या हो गया, पैरेलल टू BC, ये आपका गिवन हो गया। स्टेटमेंट आप अपने बुक से लिख लीजिएगा, ठीक है। अब प्रूविंग भी देख लिया जाए, इसीलिए कि प्रूविंग कितने क्या हो रहा है, कैसे प्रूव होगा ये। तो प्रूविंग में हम करने से पहले एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और इसका प्रूविंग एक बार और मैं बताऊंगा, जब रिवीजन होगा उस वक्त फिर से बताऊंगा इसको विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। मतलब अभी हम लोग विद द हेल्प ऑफ एरिया करेंगे, लेकिन आगे जब सिमिलरिटी के बारे में हम सारे क्राइटेरिया जान जाएंगे
तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिमिलरिटीज थ्योरम को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि ज्वाइन BC ज्वाइन BE, ठीक है, और एक यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, इसको कर दीजिए DL, और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए दैट इज DL। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपने ड्रा कर लिया। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया कि ज्वाइन BC BE एंड ड्रा DL परपेंडिकुलर टू किसके है AC, और EL परपेंडिकुलर टू किसके है AB। ये आपने इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन के बाद से आते हैं आपके प्रूफ में। तो प्रूफ देखिएगा। ठीक है, प्रूफ क्या रहा है कि पहले आप निकालिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। क्या आएगा, फार्मूला आपने लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस हम क्या लेते हैं आपकी मर्जी है, आप चाहे AD ले लीजिए चाहे आप AE ले लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है AD/DB, तो पहले AD लिया जाए। ठीक है, AD लेने के लिए हमने बेस लिया AD, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जब बेस ले लिया तो परपेंडिकुलर इज EL, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा EL हो जाएगा। चलिए इसी लगे हम दो काम करते चलते हैं। ठीक है, यहीं पे हम डिवाइडेड बाई कर लेते हैं, एक और एरिया निकालते हैं। ठीक है, कौन सा एरिया निकालेंगे, हमको एक DB दिख रहा है, तो एक ट्रायंगल हम ले लेते हैं DBE ले लेते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ठीक है, इसमें भी वही सेम फार्मूला रहेगा, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। फिर यहाँ पे आ जाइए कि लिख दीजिए 1/2, इक्वल साइन यहाँ लगा दीजिए प्रॉपर वे में। ठीक है, तो अब की बार बेस क्या आप लेंगे DB, क्योंकि DB या BD लाना था, ये बेस हो गया। इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, परपेंडिकुलर हरदम उसके पीछे चला जाता है। जैसे एक डायग्राम देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्लियर है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो कहाँ जाएगा भाई, ये बाहर ही तो जाएगा ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर आएगा। तो यही सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या हो रहा है यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर जाएगा दैट इज EL। तो इनटू क्या हो गया EL हो गया। क्या क्या फायदा मिला, ये कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, यानी आपका फर्स्ट थिंग आ गया AD/BD या DB आ गया, इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। क्लियर हो गया, ये चीज आपका आ गया। अब चलते हैं, फिर से हमको निकालना है AE/EC। फिर एक बार निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, फिर से ADC ही लेते हैं, सॉरी ADE लिखने में यहाँ गलती हो गया, ADE हो गया। ठीक है, तो फिर से हम लोग ADE लेते हैं और दूसरा ट्रायंगल, तो इसमें अब की बार हमारा क्या हो जाएगा, अब की बार हो जाएगा 1/2 बेस जो लेंगे तो वो ले लेते हैं, कौन सा बेस ले लिया AE, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा आपका BM हो जाएगा। क्लियर, अब की बार AE लेने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हमको यही लाना है। ठीक है, नीचे हमको EC लाना है, तो EC लाना है तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे CED। तो हमने यहाँ लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल CED ले लिया। ठीक है, CED, तो इसमें भी लगाया तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस क्या लेना है भाई EC CE जो भी लीजिए, ये हो गया CE, और फिर ये भी आपका क्या है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, फिर इसका भी परपेंडिकुलर जब पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा DM। ये DM से DM कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, दैट इज इक्वल टू AE/EC या CE। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि लगभग हम अपने आंसर के तरफ आ गए हैं, आंसर के नियर अबाउट करीब करीब आ गए हैं। लेकिन
अगर प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ आ रही है तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये जो प्रूव करने का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वो ला तो दिए हैं, लेकिन क्यों हम इनको बोल रहे भाई दोनों आपस में इक्वल होंगे। न्यूमरेटर तो इक्वल दिख रहा है, डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाए तो हम बोल देंगे कि तब इक्वल है। तो डिनोमिनेटर के बारे में एक मिनट सोचिए कि क्या हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या इक्वल दिखा सकते हैं? जरूर दिखा सकते हैं, क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है कि बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो आप बता देंगे यहाँ पे अब नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE is equal to area of triangle CED। रीजन क्या है? बिटवीन सेम बेस एंड पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आप रीजन दे देंगे कि वी नो दैट। तो ये जब इक्वल हो गया, जैसे ही आपने कह दिया कि अब ये वाला एरिया क्या हो गया, इस वाले एरिया के इक्वल हो गया, तो अब मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जा रहा है? ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है वही चीज़ मेरा ये भी है। क्लियर हुआ कि नहीं दोनों चीज़? क्योंकि न्यूमरेटर तो पहले से इक्वल था, डिनोमिनेटर मैंने बोल ही दिया कि ये दोनों एरिया आपस में क्या हो गए? CED और इधर एरिया DBE दोनों सेम हो गया। सेम होने का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 आर इक्वल। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब राइट साइड इज आल्सो इक्वल। तो आप बस लिख देंगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख देंगे? AD अपॉन DB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AE अपॉन EC। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन हो गया, प्रूफ हो गया BPT का। ठीक है, लेकिन हम लोग चूंकि अभी ये पहला थ्योरम था इसलिए मैंने आपको ये थ्योरम का प्रूफ बताया। देखो अभी बताया, फिर बोला भी था कि जैसे ही हम लोग सिमिलरिटी के बारे में थोड़ा और ज़्यादा पढ़ लेंगे, इसी थ्योरम को अगर सिमिलरिटी से किया जाएगा तो 3 से 4 लाइन में आंसर आ जाएगा और वो ज़्यादा समझ में भी आएगा। इतना कंस्ट्रक्शन ये सब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताएंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि पहले केवल थ्योरम समझेंगे कि क्या कह रहा है, प्रूविंग एक बार रखेंगे। ठीक है, यानी पहले एक्सरसाइज कर लिया जाए, थ्योरम को समझते हुए आगे बढ़ते रहें, और जैसे ही ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग केवल थ्योरम की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। आप थ्योरम से आना कहाँ है ये भी बता दें। आप देख लेंगे सिलेबस उठा करके BPT, जो मैंने तीनों सिमिलरिटी क्राइटेरिया का नाम लिया, वो सिलेबस में थ्योरम प्रूफ नहीं है। ठीक है, यानी उसका प्रूफ करना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो आना ही नहीं है। उसके बाद बचते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये एरिया हो गया और एक आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम, तो उसका एक कन्वर्स भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी ये 4 थ्योरम है आपके पास, काउंटिंग में 3 ही है। कौन सा? BPT हो गया, एरिया रिलेटेड एक थ्योरम है, और एक आपका होगा पाइथागोरस। यहीं से एक क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड में, एक थ्योरम जरूर आएगा। तो थ्योरम की प्रूविंग लास्ट में रखा जाए। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा? या हर एग्जाम के पहले रखा जाए। कोई भी एग्ज़ाम आता है उसके पहले 10 दिन पहले से प्रैक्टिस कर लो। तो अगर 2 एग्ज़ाम, मान लो अभी एक यूनिट आएगा, एक आप प्री बोर्ड के पहले रिवाइज कर लिए, 2 बार अगर आपका एग्ज़ाम आया, हर एग्ज़ाम में 3 बार आपने एक थ्योरम को रिवाइज कर दिया, श्योरली आप एग्ज़ाम में जा करके आओगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी हम लोगों को बना के चलनी है। तो चलिए, इससे अभी एक रिलेटेड हम लोगों को एक रिजल्ट मिलता है जिसको आप पढ़ेंगे, कोरोलरी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको हम रिजल्ट 1 कर लेते हैं। रिजल्ट 1, पहला रिजल्ट। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या मिलता है? ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट पास करके देख लेंगे। ठीक है, हम इधर इरेज करते हैं, हो सकता है नहीं इधर पूरा कवर होगा, तो ये इरेज कर देते हैं। फर्स्ट रिजल्ट आपको मिलता है
कि आप लिख सकते हैं AD अपॉन, टोटल भी लिखा जा सकता है AD अपॉन AB इज इक्वल टू, तो इधर से हो जाएगा AE अपॉन AC। ठीक है, कैसे आएगा वो ये भी बता देते हैं। दूसरा जो रिजल्ट है वो आप लिख सकते हैं DB अपॉन, टोटल इधर से क्या हो गया AB, और इधर से लेंगे तो EC अपॉन AC, यानी ये कोरोनरीज है। ठीक है, तो ये भी आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि यही हमारा VPT है, ऐसा नहीं है कि VPT का मतलब वही नहीं है। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, कहीं ऐसा आएगा तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। कैसे आया इन दोनों का प्रूफ समझ लो, थोड़ा सा छोटा सा प्रूफ है। आप पहले ही प्रूफ कर चुके हो कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। वी हैव प्रूफ इट। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, तो जब प्रूफ कर चुके हैं तो अगर ऐसा काम कर लें कि हमको पहला वाला अगर लाना है तो हमको AD से छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी AD हमारे आंसर में आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ +1 कर देंगे तो AD मेरा चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन A। क्या दो अगर रेशियो इक्वल हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब AD बोथ साइड +1, अगर दोनों साइड में आप +1 जोड़ दें तो क्या होगा। ठीक है, अगर दोनों साइड में आपने जोड़ दिया तो DB प्लस AD +1 कर लिया इक्वल टू EC अपॉन AE +1 इधर भी कर दिया, तो कितना आ जाएगा DB प्लस AD डिवाइडेड बाई क्या हो गया AD इक्वल टू EC प्लस AE डिवाइडेड बाई क्या हो गया AE हो गया। अब देखो जोड़ने पे क्या आंसर आ गया। अगर आप जोड़ते हो तो बहुत इजीली आप कह दोगे कि हाँ सर आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा और कर देते हैं, यहाँ पे हम स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इधर देखते हैं उसके आगे DB प्लस AD, तो DB प्लस AD में क्या आ गया AD आ जाएगा। फिगर तो मैंने इरेज कर दिया लेकिन आप देख लेंगे अपने फिगर में AD आ गया, AD अपॉन क्या आ गया AD अपॉन AD इज इक्वल टू, इधर से क्या आ जाएगा कि देखो पॉइंट कॉमन हो रहा है तो AC आ गया, तो ये हमारा आ गया AC अपॉन क्या आ गया AE। फर्स्ट पार्ट क्या प्रूफ करना था AD अपॉन AD, रेसिप्रोकल कर दिया है तो AD अपॉन AB इक्वल टू क्या आ गया AE अपॉन AC। इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, +1 कर लेंगे दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर एकदम समझ में आया होगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने दिया इसमें आपका एक्सरसाइज फर्स्ट और एक्सरसाइज सेकेंड दोनों का ये इंट्रोडक्शन है। पहली एक्सरसाइज तो केवल सिमिलैरिटी पे है कि दो फिगर सिमिलर हैं तो क्या क्या मैंने बताया था। ठीक है, उसके बारे में बस पढ़ लेंगे, वो रीडिंग है। ठीक है, कोई एक्सरसाइज जो सेकेंड है वहाँ से VPT स्टार्ट हो रहा है, तो पहले VPT हम लोग कर लेंगे, उसमें करीब करीब 8-10 क्वेश्चंस हैं, ये कर लेंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं, तो 1-2 क्वेश्चन भी आपको करा देंगे। ठीक है।